नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य। फ्रेम में जो दिख रहे हैं इतने बार दिखते रहे हैं, सिर्फ द हिट में नहीं, मेरे साथ नहीं, बल्कि कई और चैनलों में कि परिचित हैं। फैज़ल रिज़वी नाम है इनका। जाहिर है जब इनके पास आया हूं तो फिर कोई क्रिमिनल का मामला होगा। सही है, क्रिमिनल का ही मामला है। दरअसल हुआ ये है कि एक नाम है, बड़ा चर्चाओं में रहता है, नाम है के श्रीवास्तव। उनके उद्भव और चर्चाओं में रहने के बहुतेरे वजह हैं। जैसे कि कयासबाजी में कहा जाता है कि वो भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री थे तो उनके लिए विभिन्न और विशिष्ट प्रकार की तंत्र क्रियाएं करते थे, पूजा करते थे, जिससे भूपेश बघेल के शत्रु निस्तेज रहें। मगर जिनके बारे में ये चर्चाएं रही हैं वो इन दिनों जेल में हैं। उन पे आरोप है कि उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा सरकार के नाम पे घोटाला किया, जबकि भूपेश की ही सरकार थी। उन्होंने किसी दिल्ली के या किसी बड़े शहर के एक उद्योगपति को ठगा कि तुम्हें काम दिला दूंगा, और काम वहाँ मिला नहीं, और 500-700 करोड़ की उगाही हो गई और वो बहुत जगहों पे निवेश हो गया वगैरह वगैरह। अभी जब हम ये बात कर रहे हैं तो अखबार की कुछ कतरनें हमारे एडिटर साहब आपको बातचीत के बीच में दिखा देंगे, तो उसको आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो मैं उन्हीं सज्जन के बारे में बात करने हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि फैज़ल एक बार फिर उनके भी वकील हैं और इन्होंने कुछ बताया है जो बहुत ख़ास है, गंभीर है, और हर सूचना और जानकारी का अधिकार आपका, इसलिए वो भी आपको जानना चाहिए। सर नमस्कार। नमस्कार। ये जितने चर्चित होते हैं वो सब आपके दरबार में क्यों आते हैं सर? आपकी दुआएं हैं। ये के श्रीवास्तव जी पे जो एलिगेशन है, जी जी, वो एलिगेशन क्या है? देखिए, एलिगेशन ये है, जो एफआईआर हुई है वो अर्जुन रावत की जो कंपनी है उनके यहाँ काम करने वाले अजय कुमार हैं। उन्होंने शिकायत की है कि लगभग 15 करोड़ रुपए उन्होंने उनसे लिया है कुछ काम दिलाने के लिए, और वो कोई एमओयू वगैरह सा हुआ नहीं है। जो सरकार से एमओयू हुआ बताया जा रहा है कर्नम इंडस्ट्री का और छत्तीसगढ़ शासन का, वो भी फेक है, बनाया हुआ, फर्जी बनाया है। वो एमओयू दिखा के इनसे पैसे लिए हैं। इस पर जो है उसके आधार पर एफआईआर दर्ज हो गई, जिसमें धोखाधड़ी का मामला बना और मूल्यवान दस्तावेज की कूट रचना, जिसमें सज़ा 10 साल 20 साल हो जाती है, 46768, और ट्राइबल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, मगर मजिस्ट्रेट को बेल देने का अधिकार नहीं है। उस धारा पर अपराध बनते हुए ये प्रकरण उनको गिरफ्तार किया गया और अभी वो जेल में है और उस पर अभियोग पत्र पेश कर दिया गया है। इस मामले में ईडी की भी चर्चा होती है, ईडी भी इसमें इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो ये जो मामला है तो शायद तेलीबांधा का है। जी, ईडी इसके बाद आई। ईडी ये इसको प्रेडिकेट ऑफेंस बना के ईडी शायद कुछ जांच करेगी या कुछ ऐसा सुनाई में आया है, अभी तक कुछ की तो नहीं है, वो ऐसा है कि ऐसा कुछ है। बहरहाल अब ये गिरफ्तारी इनकी शायद करीब साल भर के आसपास, या प्रकरण पुराना है, गिरफ्तारी जो है अभी 3 महीना पहले 3 महीना पहले हुई, और अभी अचानक ये फिर से मीडिया की सुर्खियों में बना है। अज्ञात कारण है। आप अगर हालिया दिनों के 2-3 दिनों के अखबार देखेंगे तो उसमें आपको ये के श्रीवास्तव की खबरें दिखेंगी। संदर्भ प्रसंग नहीं पता क्यों, मगर अब जो बात सुनेंगे तो शायद आप वहाँ पे जाने। खैर, अब ये सही है क्या, अब जमानत की याचिका दायर है? जी, जमानत पेंडिंग है, तभी सुर्खियों में आ रहे हैं फिर से। सुर्खियों में आ रहा है। जमानत का आधार क्या है? इतना गबन करना, सरकार के लिए सरकार के नाम से फर्जी अभिलेख बना दिए और इस तरीके की चीज़ें कर दी, कैसे मिलेगी जमानत सर? जमानत मिलना तो दूसरी बात है, मैं आपके पास तथ्य रख रहा हूँ, मेरे नहीं है। ये जो बातें बता रहा हूँ मैं, ये जो अभियोग पत्र की बातें और जो चार्जशीट जिसको कहते हैं हम, अभियोग पत्र, जांच पूरी होने के बाद पेश होना, तो उसमें इसमें जो धारा 1 लगी है 420, ये राजीनामा योग है, कंपाउंडेबल ऑफेंस है। इसमें प्रार्थी चाहे तो राजीनामा कर सकता है। इसमें जो धोखाधड़ी हुई है वो अर्जुन रावत की दोनों कंपनियों से बताया, उनसे पैसे लिए गए हैं। तो ये इंडिविजुअल है, कोई पब्लिक को नहीं है कि 50 साल लोगों को उनको काम दिलाने के लिए पैसा लिया गया। ये पर्टिकुलर अर्जुन रावत की कंपनी की तरफ से शिकायत हुई है, तो एक पर्सनल है उनका, मेरे पर्सनल के साथ धोखाधड़ी हुई है, कि आम लोगों के साथ धोखाधड़ी नहीं हुई है। और वो एज इट इज़, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरे को
कूटरची जो दस्तावेज दिखा के MOU बोलते हैं, वो दिखा के किया गया है, तो वो फर्जी है, इसलिए वो सीधा दर्ज हो गई। अब विवेचना होती है, दस्तावेज बुलाए जाते हैं, करस्पॉन्डेंस होता है सरकार के साथ। सरकार अब क्योंकि ये करस्पॉन्डेंस अभी हुआ है जब सरकार चेंज हो गई है, अब वो करस्पॉन्डेंस इन्होंने अभियोग पत्र में पेश किया है कि जैसे किसी ने कहा, शिकायत की कि साहब ये दस्तावेज कूटरचित है, MOU का दस्तावेज, MOU जो है कूटरचित है। तो उनको पता किया गया जहाँ से MOU हुआ नहीं हुआ वहाँ से खतों के दावत करस्पॉन्डेंस किया गया। तो करस्पॉन्डेंस आया है, उसका जवाब आया है, इन्होंने जो पुलिस वालों ने भेजा है उसका जवाब आया है, और ईमानदारी से पुलिस वालों ने उस दस्तावेज को अभियोग पत्र में लगाया। अब वो दस्तावेज ये है कि वो MOU सरकार ने कहा हाँ हुआ है, और जब जिस विभाग को राज्य शासन के भेजा गया था, वो विभाग ने उसकी छायाप्रति भी पुलिस वालों को दे दी कि साहब ये जो है ये हमारा MOU हुआ था, उसकी छायाप्रति हम संलग्न कर रहे हैं। तो कूटरचित तो दस्तावेज रहा नहीं, मगर जो अभियोग पत्र पेश हुआ है उसमें धाराएं नहीं हटी हैं। कूटरचित मूल्यवान वस्तु अभिभूतियों की जो वो धाराएं वो एज इट इज़ हैं, और 420 भी एज इट इज़ हैं। अब क्योंकि 46768 जो है 468, इसमें राजीनामा नहीं हो सकता। अब जो भी हुआ है प्रार्थी और के श्रीवास्तव के बीच में, प्रार्थी ने यहाँ पर आवेदन दे दिया है न्यायालय में कि साहब मेरे को इनका कोई शिकायत नहीं, हमारा आपस में राजीनामा हो गया है, और ख़त्म किया जाए मेरा प्रकरण इनका, मैं इसको प्रकरण आगे कार्रवाई भी नहीं चाहता। जो लिख के दे चुके हैं, खड़ा हो गया प्रार्थी, कोर्ट में आके लिख के दे गया। उनके वकील आए थे दिल्ली से, वो भी आए थे, जिसने शिकायत किया वो भी आया था, और उनका एफिडेविट भी लग गया है कोर्ट में। मगर अभी तक कोर्ट में आदेश हुआ नहीं है कि राजीनामा माना जाएगा नहीं माना जाएगा, उसमें भी बहस चल रही है। इस दरमियान सब ये फिर जब चीज़ें फिर ये वो अभिलेख भी अब आ गए कि जिन अभिलेखों को फर्जी बता के 467 468 लगी हुई थी जी, वो भी तो साबित हो गया कि हाँ भैया हुआ था। MOU हुआ है, MOU फोर्ज नहीं है, वो जो MOU जो है कूटरचित नहीं है, ये पेश हो चुका है और ये न्यायालय में पेश कर दिया गया। न्यायालय में कौन पेश किया? पुलिस ने पेश किया कि हाँ वो उसके आवेदन के साथ, और जो है वो उसने खड़े होकर यहाँ पे पेश भी कर दिया आवेदन कि साहब मुझे, उनके एडवोकेट खुद आए थे दिल्ली से, और उन्होंने खुद पेश किया कि साहब हमारा इसमें राजीनामा हो गया और हम इसमें आगे कार्रवाई नहीं चाहते हैं, केस समाप्त किया जाए। आप इस मामले में फिर देखिए, मैं बहुत छोटा हूँ, सीख रहा हूँ। मेरी एक जिज्ञासा ये है कि जब धाराओं को आकर्षित करने वाली चीज़ें नहीं हैं उसमें, तो जमानत मांगने की अपेक्षा, क्योंकि 420 कंपाउंडेबल है, वो भी हो चुका है, आप सीधे क्वेश्चन क्यों नहीं मांगते? दोनों कर रहे हैं, दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही हैं। जमानत भी लगा हुआ है और चार्ज में बहस भी हो गई है। ओके। दोनों हो गए। इस पर अभी आदेश आना बाकी है, इसमें कुछ बोलूँगा नहीं मैं, मगर जो जैसे आपने कहा कि वो सुर्खियों में इतना, मतलब ऐसा लगा कि कोई बहुत बड़ा है, तो मैं बोला कि मेरे को बड़ा वो लगा कि कहीं अरे आज ही चलान नहीं पेश हुआ, जबकि चलान पेश हुए काफ़ी दिन हो गए, महीना भर हो गया। मगर क्योंकि ये एक्टिविटीज़ चालू हुई हैं राजीनामा की, बेल की, तो वह वजह आप अच्छे जानते होंगे, मुझे तो अभी ज्ञान नहीं है इसका। वाकई आपको ज्ञान नहीं? बिल्कुल नहीं। क्या बात है। अच्छा, तो ये जो ईडी की चर्चाएं रही हैं के श्रीवास्तव के प्रकरण से जुड़ के, तो ईडी को जो गेटवे मिलता है वो कुछ धाराओं की वजह से मिलता है। जी। तो शेड्यूल ऑफेंस जिसको हम कहते हैं, तो वो जो तेलीबांधा थाने का FIR जिसका हम अभी चर्चा, शेड्यूल ऑफेंस की श्रेणी में आता है, शेड्यूल के श्रेणी में था, तो यदि वो हट जाएं या वही खत्म हो गया तो ईडी कुछ कर पाएगी? नहीं, कुछ भी नहीं। और ये जो भी खतों किताबत है, ये जो भी डॉक्यूमेंट का आना जाना है, ये विष्णुदेव साय सरकार में हुआ है। हाँ, अब ये तो FIR भी जो हुई है वो भी बाद में हुई है, सब बाद ही का है ये तो, मेरे ख्याल से। यानी ये एक, मतलब ये अभी कल्पना वाली बात है कि मैं ये कह दूं कि मुझे ये बताया जा रहा है कि भाई
ये जो कागज़ भी आए थे ये फर्जी आ गए थे। तो मैं उसी की दुरुस्त कर रहा था कि ये किसके शासनकाल का मसला है कि थाने से पत्र गया और फिर सरकार ने जवाब दिया कि नहीं भैया एग्रीमेंट हुआ हुआ है, देखो कागज़। एग्रीमेंट हुआ है, और एग्रीमेंट ये सिर्फ एक उनका भ्रम था जिन्होंने शिकायत की थी कि साहब ऐसा लगता है हमको कि फोर्ज है, तो उनका शिकायत करना काम है। मगर पुलिस ने सिर्फ शिकायत पर बिना देखे उन्होंने फोर्स के स्टेट लगा दिए कि जो आरोप आए थे प्रथम मतलब शिकायत पत्र में उसमें लगा दिए। मगर जांच कर मेरा जो है जांच करने के बाद उनको जब पता भी चल गया, उसके बाद भी धाराएं यथावत हैं, हटी नहीं। नियम तो हट जाना था, नियम तो हट जाना था। जब चार्जशीट पेश की गई। भाई धाराएं बढ़ भी सकती हैं अगर शिकायत हुई है, शिकायत होने के बाद अगर विवेचना में धाराएं पुलिस बढ़ाती भी है और घटाती भी है अगर लगता है कि हाँ ये नहीं है। और कभी कभी होता है कि उसको लगता है कि खात्मा कर देती है खात्मा पेश करती है कि साहब इसमें जो हमने जांच की और कुछ अपराध नहीं होना पाया। तो इस पे जमानत पे और जो आप लोगों ने कहा है कि भाई क्वेश्चन कर दो, इस पर फैसला कब तक? अब वो हमने बहस हो गई है जो चार्ज के ऊपर, अब न्यायालय कब आदेश देती है देखें। और क्योंकि बहस हुए भी करीब अगली पेशी में उम्मीद है कि फर्स्ट वीक के आसपास पेशी अभी है, तो उसमें आदेश हो सकता है। और जो बेल है वो अब देखिए 1-2 दिनों में आपको बहस हो जाएगी उसमें, कल परसों में 1-2 दिनों। आखिरी प्रश्न है, क्या ऐसी कोई संभावना है सर कि ये सब कुछ जो आपने बताया तथ्यात्मक होने के बावजूद हाई कोर्ट जाना पड़ जाए आप लोगों को? कुछ मैं नहीं कह सकता, मैं तो मेरे पर विश्वास है मुझे कि जो कानूनन तो ये आदमी जो है जो अभियोग पत्र में जो दिख रहा है और जो परिस्थितियां बन गई हैं कि राजीनामा पेश कर दिया है, राजीनामा जिस प्रार्थी ने पेश कर दिया है और जो ओनर है उस कंपनी का उन्होंने राजीनामा पेश कर दिया, एफिडेविट दे दिया है और बेल में अनापत्ति भी पेश कर दी है मेरे ख्याल से उन्होंने। तो अब बाकी जो न्यायालय का जैसा भी हो आदेश होगा फिर देखेंगे। अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकता कि हाई कोर्ट जाना पड़े ना पड़े। आपने समय दिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे फैज़ल रिजवी जो बता रहे थे के श्रीवास्तव प्रकरण के बारे में। बिला शक के श्रीवास्तव को लेकर इतनी चर्चाएं हो चुकी हैं कि उनके लिए कभी मैं प्रयास करूंगा कि मैं उनको बैठा सकूं कैमरे में सामने, जैसे फैज़ल जी बैठे हैं वैसे ही, क्योंकि उनको लेकर किस्सा गोई इतनी है, इतने मसाले हैं उसमें कि तंत्र क्रिया जानते हैं, सत्ता के प्रमुख रहे भूपेश बघेल के लिए विशिष्ट पूजाएं करते थे, भूपेश इसीलिए उनके विरोधी बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं हुए, कोयले और अन्य जो चीज़ें हैं उनके ट्रांसपोर्टिंग का काम के श्रीवास्तव के पास था, वगैरह वगैरह वगैरह। ये तब भी चर्चाएं रही हैं जब प्रदेश में भूपेश बघेल की ही सरकार थी। बहरहाल जो प्रकरण के श्रीवास्तव को जेल में ले गया है, सलाखों के पीछे हैं, उस प्रकरण की अद्यतन स्थिति क्या है, ये जानकारी बेहद अहम थी, बेहद महत्वपूर्ण थी। और जैसा मैं कहता हूँ, हर सूचना और जानकारी पे अधिकार सिर्फ आपका है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ, बताने हाजिर हुआ था। फिर कोई सूचना हो, फिर कोई जानकारी आए, वो देने दें, आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।